नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग संस्थान कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आइए हम हिंदी की क्लास में पढ़ रहे थे आपको विराम चिन्ह, और इसी विराम चिन्ह का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं। अब हमने विराम चिन्ह के 10 प्रकार पढ़ लिए थे कि 10 प्रकार होते हैं। 11वां प्रकार जो होता है आपका, वो होता है कोष्ठक। कोष्ठक को हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। और बेसिकली ये ब्रैकेट्स जो होती हैं बेटा 3 प्रकार की होती हैं। इसे बोलते हैं हम छोटा ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम बड़ा ब्रैकेट। कि ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट लगाने का जो क्रम होता है, जो होता है, तो सबसे पहले आप अंदर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और फिर सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करते हैं और कहाँ किया जाता है, इस बात को ध्यान से समझिए। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का, ध्यान दीजिए, पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, कि हमने जो कुछ लिखा है अगर उसका स्पष्ट अर्थ क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, और वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कि वक्ता कहना क्या चाहता है, उसके मन में विचार क्या आ रहे हैं, उन विचारों को पूर्णतः से स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने लिखा है कि शहर, और शहर अगर बहुत से, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे शहर कैसे कहते हैं, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया सुबह। तो अब मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे कि शहर कैसे कहते हैं। शहर सुबह को कहते हैं। तो शहर होते ही चिड़िया बोलने लगी, तो शहर का अर्थ समझ गया कि आप शहर कहते हैं सुबह के लिए। तो वही परिभाषा है कि किसी पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह समझने के लिए हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है भगत सिंह, और ये उप विराम का चिन्ह लगा है, और ब्रैकेट में लिखा है उत्तेजित होकर मैं देश की खातिर अपना शीश भी दे सकता हूं। भगत सिंह कह रहे हैं मैं देश की खातिर अपना शीश भी दे सकता हूं। तो अब जो भगत सिंह बोल रहे हैं बड़ा उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, उत्तेजना में बोल रहे हैं। तो जो उनका भाव है, मनोभाव है ना, मनोभाव, जो भगत सिंह का मनोभाव है कैसा है, उत्तेजनापूर्ण है। तो आप उत्तेजित होकर बोल पा रहे हैं कि मैं देश की खातिर अपना शीश दे सकता हूं। ऐसे ही अगर हम बात करें विराम चिन्ह का अगला प्रकार, तो 12वां नंबर आता है, और 12वें नंबर पे आता है विस्मरण या हंसपद। और हंसपद को बेटा त्रुटिपूरक कहते हैं, त्रुटिपूरक। और जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिए, ऐसे बनता है हंस के पैर की तरह। जैसे मैं कहूं कि मैं वाक्य लिख रहा था कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया, लेकिन हुआ क्या, मैंने लिखा मैं पिताजी के साथ गया, बाजार लिखना भूल गया, मुझसे त्रुटि हो गई। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह लगा के तुरंत लिख देंगे बाजार। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कभी भी चिन्ह लगाते हो तो चिन्ह के हमेशा ऊपर लिखोगे। जो भी आप साइन लगा रहे हो, विराम चिन्ह जो लगाते हो आप, त्रुटिपूरक या हंसपद, उस और जो शब्द आपको लिखना है उस शब्द को त्रुटिपूरक चिन्ह के ऊपर लिखोगे हमेशा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब आप किसी अच्छे परीक्षा में लेखन वगैरह लिख रहे होंगे तो वहां आपकी छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े मायने रखेंगी। अगर विराम चिन्ह तीसरा देखते हैं, 13वां देखते हैं। 13वें विराम चिन्ह पे है संकेत या लाघव चिन्ह। संकेत या लाघव चिन्ह को हम जीरो बनाते हैं, बहुत छोटा सा ओ करके, मतलब ओ आकार के बन जाता है, फिर छोटा बन जाता है। तो इस पर अगर परिभाषा देखेंगे तो किसी बात का को संक्षेप में या लघु में व्यक्त करने के लिए, कोई बात है बहुत बड़ी बात हम कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा शब्द लिखना चाह रहे हैं कोई, उस शब्द को छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए हमें संक्षेप चिन्ह या फिर लाघव चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश को उ और प्रा लिख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश हो गया। हम डॉक्टर को डॉ लिख सकते हैं, और ये डॉक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्रम है लोप चिन्ह। और लोप चिन्ह क्या होता है, लोप का मतलब होता है गायब होना। लोप का अर्थ होता है साथियों गायब हो जाना, या कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज को गायब कर देना। जैसे चलो ठीक है आओ, जैसे मैं बात करूं, मैंने परिभाषा नहीं लिखी यहाँ पे, डायरेक्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बात करूं, मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे तुम, अगर मैं मान लो गुस्से में हूं, या मैं बहुत ज्यादा प्यार के मनोभाव में हूं, या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दया का भाव दिखाना चाहता हूं, तो मैं कहा तुम्हें छोड़ो, मैंने कहा हो,
तो सामने वाला क्या बताओ भैया मैं क्या हूँ, मतलब मैं चालाक हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं दयावान हूँ। तो तुम हो, चल छोड़ो, अब हम छोड़ो, खत्म करते हैं बात को ऐसे करके। तो तुम के बाद में जो आगे आएगा वो हो, मतलब जो डैश हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। हम कहें यहाँ पे तुम चालाक हो, या हम कहें तुम समझदार हो, तो हम जो चाहें वो यहाँ फिल कर सकते हैं। तो जो बातें हमने लोप कर दी, उन बातों को लोप, जो बातें करनी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहां हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम डैश्ड मतलब ये जो होता है ना फिल इन दी ब्लैंक्स जब भरते हैं, तो आपने देखा होगा फिल इन दी ब्लैंक्स में ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं, ये फ्लैंक्स, ये इसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर सोचता हूँ कि कहीं तुम, चलो ये सब छोड़ो, अब कहीं तुम मतलब मुझे छोड़ के ना चले जाओ, कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ, कहीं तुम मुझसे परेशान ना हो जाओ। तो जो बहुत सारी बातें हैं मैंने कहा चलो छोड़, तो यहाँ जो छोड़ दिया, इसे ही को जो यहाँ छोड़ दिया, छोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, सॉरी, प्रकार नंबर 15 पे। अब 15 आप देख रहे होंगे, 15 पे लिखा है दीर्घ उच्चारण या फिर प्लुत चिन्ह। तो प्लुत चिन्ह हमने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी, और अब देखो प्लुत चिन्ह में हम, पता है हमने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई है, जिन लोगों ने वर्णमाला नहीं देखी तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, आप चैनल को विजिट कीजिए, और चैनल में हमने वर्णमाला हिंदी का पहला भाग बनाया है, उसमें हमने आपको प्लुत स्वर के बारे में बताया है कि दीर्घ उच्चारण जो चिन्ह होता है उसको हम प्लुत स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर की जो आकृति होती है इंग्लिश के एस के आकार की होती है, इंग्लिश के एस के आकार का होता है प्लुत चिन्ह जैसे। और मुख्यतः इसका प्रयोग पुकारने के लिए करते हैं, मुख्यतः इसका प्रयोग पुकारने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूं मीरा, मैं कहूँ मान लो मीरा कोई मेरी दोस्त है या मेरी बहन है, बहुत दूर खड़ी है, मैं कहूँ, या फिर जो है मीरा बहुत दूर है, मेरे पास तक आना है उसको, तो मीरा जल्दी भागो, मीरा मीरा मीरा, तो मैं मीरा करूंगा तो हाँ ऐसे चलेगा। तो वही ये लिखा है, यही चिन्ह दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। अगर मान लो आपका नाम मोहन है, आपकी माँ घर पे बैठी है, बेटा ध्यान समझो, हो सकता है मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ लेकिन ध्यान समझो। यहाँ लिखा है मोहन, मैं कहूँ, मैं चलो नहीं कहता, हर बात मैं ही कह रहा हूँ, कुछ लोग किसी बात किसी और से ही कहलवा दो। जैसे आपकी माँ घर में खाना बनाती है, आपका नाम मोहन है, और आप बाहर बैठक में बैठे हुए हैं, या आप दोस्तों के साथ बातें करने में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो माँ को लगता है कि मैं अगर आवाज दूंगी तो वहां तक हो सकता है ना पहुंचे, तो वो कैसे कहेंगे, मोहन मोहन। तो इस तरह से जब मोहन करेंगी तो हा के बाद में जो ध्वनि निकलेगी वही कहलाती है हमारी प्लुत चिन्ह, कि मोहन खाना खाओ। इसको अगला प्रकार आता है पुनरुक्त सूचक का। तो पुनरुक्त सूचक में क्या होता है, देखो पुनः मतलब पुनः, और रुक्त मतलब रुकना, मतलब पुनः पुनः जो रुके उसे कहते हैं पुनरुक्ति। तो आप ध्यान से देखें, जैसे हमने लिखा आटा 5 किलोग्राम, हमने लिखा आटा 5 किलोग्राम, फिर हमने लिखा चावल, फिर हमने 2 लिखा, और किलोग्राम पे हमने डैश लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये जो चिन्ह कहलाता है, यही चिन्ह हमारा पुनरुक्त सूचक चिन्ह होता है। जैसे हमने लिखा, अगर हम और कुछ लिखना चाहें, हम लिख लें सेब और 1 किलोग्राम, तो हम 10 किलोग्राम नहीं लिखना है, हमें डैश लगा देंगे। तो जो हमने ऐसे चिन्ह बनाए, उन चिन्ह को हम पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। अगला आता है 17वां टीका सूचक। देखो टीका टिप्पणी आपने सुना होगा, देखो टीका से बना टिप्पणी। तो टीका सूचक जो चिन्ह होते हैं प्यारे साथियों, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, उनको प्रेजेंट करते हैं हम हैज से। कुछ लोग उसको संख्या डालते हैं 1 2 3 4 5 से भी कर देते हैं। अगर मान लो कोई पद्यांश लिख रहे हो, आपने कोई गद्यांश लिखा, और उस गद्यांश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिनकी विशेषता आप क्वालिटी अलग से बताना चाहते हो, तो वहां आपने एक शब्द, पहला शब्द है तो वहां 1 लिख दिया, फिर गद्यांश आगे बढ़ा, फिर अब दूसरा शब्द आया कोई, वहां 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, और उनकी आप अपने विस्तृत व्याख्या कर दी, तो उसे वहां जो है टीका सूचक या टिप्पणी सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे, आप किसी शॉप पे जाते होंगे या किसी भी शोरूम में जाते होंगे, वहां ऑफर आजकल लगे रहते हैं। विंटर का मतलब इस समय मौसम आ गया है, तो विंटर सीजन में आप देख रहे होंगे जगह जगह बुलन पे या फिर गर्मियों के कपड़ों पे लिखा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो जैसे कोई शब्द आया फ्री, तो आप देखो फ्री के ऊपर क्या लगा है, ये स्टार लगा हुआ है,
मतलब यहाँ पे लिखा होगा टी, कहीं कहीं लिखा होता है TNC, द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ऐसे ही अगर लिखा है फ्री और लिखा है टी का सूचक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये समझो कि आपको एक के पर एक, देखो बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदने पर एक फ्री मिल रही है, लेकिन कुछ नियम व शर्तें हैं उसकी। तो कौन सी फ्री, जब है ना फ्री, जो चीज फ्री है उसमें क्या है, कुछ शर्तें लगी हुई है। तो ऐसे चिन्ह कहलाते हैं टी का सूचक है, टिप्पणी सूचक। आपने देखा वो नियम व शर्तें लागू, तो जहां लागू है तो किस तरह से लागू है, उस बात को स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला देखते हैं रेखा चिन्ह और रेखा चिन्ह। जैसे रेखा चिन्ह जानते हो, रेखा चिन्ह, ये रेखा चिन्ह होता है, ये ऐसी रेखा बन गई, ये रेखा बन गई, ये रेखा चिन्ह। कोई बात है, हम उसको लिख रहे हैं, किसी बात को समझाना है, तो अगर कोई वाक्य है, कोई वाक्यांश है, कोई शब्द है, कोई पद है, उसको समझाना है या उसको मुख्यता से रखना है, उसको प्रमुखता से लेना है, तो वहां हम रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। देखो स्वर्णिम काल को हमने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन को ही रेखा चिन्ह बोलते हैं। तो विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है, आप देख ली ध्यान से, तो हमने स्वर्णिम काल को अंडरलाइन किया है, उसी को हम रेखा चिन्ह कहते हैं। और साथियों, अगर सही बात मायने रखोगे तो आपको पता होगा, अगर जब आपने स्कूल में पढ़ते होंगे और विद्यार्थी रहे होंगे, एज ए स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपको कोई चिंता नहीं रही होगी, आप सब चिंताओं से मुक्त रहे होंगे, आपको बस पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना यही सब रहा होगा। तो जो वास्तव में स्टूडेंट लाइफ होती है वो अपने आप में एकदम मतलब गोल्डन लाइफ होती है, उस लाइफ का मजा ही अलग होता है, इसलिए स्वर्णिम काल कहा गया है। अगला देखिए 19 नंबर देखेंगे आप लोग, तुल्यता सूचक देखें। तो तुल्यता कहते हैं बराबर करने, तुलना, तुल्यता, बराबर। तो चिन्ह कौन सा होता है, ये बराबर का चिन्ह लगा होता है, आप मैथ में कहते हैं बराबर का चिन्ह। अगर हम कहें, जैसे हमने कहा, इसमें क्या होता है, किसी चीज को किसी के समक्ष रखा जाता है, तुलना की जाती है, बराबर किया जाता है कि फला चीज फला के बराबर है। मतलब अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी वही उसी चीज से काम चल जाएगा, उसे कहते हैं, वहां आवश्यकता पड़ती है तुल्यता सूचक की। जैसे आप देखें तो हमने लिखा है पाषाण और फिर चिन्ह लगाया बराबर का और फिर कर दिया पत्थर, तो पाषाण बराबर पत्थर, मतलब पाषाण और पत्थर बात एक ही है। ऐसे धरा और पृथ्वी बात एक ही है। तो जिन चीजों में तुलना की जाती है वहां चिन्ह कौन सा लगता है, बराबर का लगता है। अगला और लास्ट है समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक जो चिन्ह होता है उसकी ये होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे और ये भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई वो नहीं है, आप देख लीजिए। समाप्ति सूचक होता है ऐसे ही। समाप्ति सूचक की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब हमारे लोग कोई अध्याय की समाप्ति हो रही होती है, या किसी पुस्तक की समाप्ति हो रही होती है, या किसी लेख की समाप्ति हो रही होती है, वहां समाप्ति सूचक चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। आप उस चिन्ह को आराम से देख लीजिए, चिन्ह ये होता है, हमने ये चिन्ह यहां लगाया है, इसका मतलब हमारा जो अध्याय है यहां पर समाप्त होता है। तो इसी अध्याय के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और विराम चिन्ह का पूरा भाग देखें। हमने विराम चिन्ह 2 भागों में पढ़ा दिए हैं, आप विराम चिन्ह को मेंटेन करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।